नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो सेशन में। तो आज भी हम लोग यहाँ पर ग्रुप डी का जो है इम्पोर्टेंट जीके जीएस करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि ग्रुप डी में टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आप लोग का 30 क्वेश्चन रीजनिंग का हो जाएगा, फिर 25 क्वेश्चन आप लोग का मैथ का हो जाएगा। अर्थात 55 क्वेश्चन आप लोग का मैथ रीजनिंग का रहेगा। बाकी जो 45 क्वेश्चन बचता है उसमें आप लोग का जीके और जीएस रहता है। जी उसमें भी आप लोग का ज़्यादातर क्वेश्चन साइंस से रहता है। अर्थात आप लोग अगर देखें तो 25 क्वेश्चन सिर्फ साइंस से रहता है ग्रुप डी में, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन साइंस हो गया, फिर जो 20 क्वेश्चन बच जाता है वो 20 क्वेश्चन जो आप लोग का वो जीके और करंट अफेयर्स का हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग वही 45 क्वेश्चन का पोर्शन करेंगे जो कि एक सेट से रिलेटेड है। यहाँ पर एक न्यू सेट ले आया हूँ, इसी प्रकार लगातार सेट का वीडियो बनाता जा रहा हूँ ताकि आप सबके लिए हेल्पफुल हो और हमारा रिवीजन के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आज भी हम लोग यहाँ पर 45 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग जीके और करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके बाद हम लोग 25 साइंस का क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो इस प्रकार आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिएगा तो आप लोग का भी तैयारी अच्छा हो जाएगा। और जीके जीएस का जो सेट है ये इंपॉर्टेंट सेट है, क्वेश्चन भी यहाँ पर आप लोग को इंपॉर्टेंट ही मिलेगा। उसके बाद मैथ रीजनिंग आप लोग अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आप लोग का 55 मार्क्स जो है मैथ रीजनिंग से ही मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर साइंस और मैथ से रिलेटेड जो जिसका अच्छा रहेगा तैयारी, वो मतलब अच्छा मार्क्स ला सकते हैं इस ग्रुप डी में। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए प्रश्न देखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस सेट में प्रश्न संख्या 81 से जो है वो जीके और करंट अफेयर स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग प्रश्न संख्या 81 से पहले जीके और करंट अफेयर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर साइंस देखेंगे। तो हमारे यहाँ पर 81 नंबर प्रश्न है कि आय आय या उपभोग के स्तरों पर आधार पर, सॉरी यहाँ पर हम एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आय या उपभोग के स्तरों के आधार पर निर्धनता मापन के लिए इनमें से किस सामान्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, वैधता है, फिर दूसरा ऑप्शन हमारा है सामाजिक अपवर्जन, तीसरा ऑप्शन निर्धनता रेखा और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर निर्धनता प्राकलन। तो याद रखिएगा, जो हम लोग निर्धनता मापन करते हैं वो निर्धनता रेखा के ऊपर या नीचे करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो पॉवर्टी लाइन से हम लोग क्या करते हैं, निर्धनता मापन के लिए आधार माना गया किसको, तो निर्धनता रेखा को। जैसे कि हम लोग एक बीपीएल और एपीएल सुने होंगे। तो एपीएल होता है एबव द पॉवर्टी लाइन और बीपीएल हो गया बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो उसी से क्या होता है, निर्धनता रेखा जो है मतलब निर्धनता रेखा से ही प्राप्त होता है कि हम लोग बीपीएल में आते हैं या एपीएल में आते हैं। अर्थात बीपीएल हो गया जो निर्धनता रेखा उससे नीचे वाला मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, और एपीएल हो गया एबव पॉवर्टी लाइन अर्थात निर्धनता रेखा से ऊपर वाला। तो इस प्रकार यहाँ पर हम लोग प्रश्न का आंसर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न का राइट आंसर होगा। निर्धनता रेखा से हम लोग क्या करते हैं, निर्धनता का मापन करते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 82 अपना है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में। तो पन्ना नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है ये बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मेघालय। सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग को पता है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 83 है कि भारत ने रूल ऑफ इंडेक्स 2024 में डैश स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पर एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो पूछा जा रहा है कि भारत का रूल ऑफ इंडेक्स 2024 में कौन सा रैंक है। तो याद रखिएगा, भारत का जो रैंक है रूल ऑफ इंडेक्स 2024 में वो 79वां रैंक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 79वां। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 84 है कि आत्मकथा और उसके लेखक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। इनमें से गलत को चुनना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है अनब्रेकेबल, जो कि मैरी कॉम का ये आत्मकथा, ये तो सही दिया गया है। आप लोग को पता होगा नहीं पता तो याद रखिएगा कि ये अनब्रेकेबल जो मैरी कॉम का एक आत्मकथा, ये सही दिया गया है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ यहाँ पर कपिल देव जाएगा, यही गलत हो जाएगा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो कपिल देव का नहीं बल्कि ये युवराज सिंह का है। किसका है, युवराज सिंह का है। अगर बात करें हम लोग कपिल देव का, तो कपिल देव का बुक आप लोग याद रख सकते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। क्या, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो है वो कपिल देव का क्या है, तो आत्मकथा है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये किसका है, कपिल देव का है। और टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है ये युवराज सिंह का है। प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर का है, ये सही कथन दिया गया है। एस अगेंस्ट ऑड्स ये सानिया मिर्जा का, ये भी कथन सही है। तो यहाँ पर हमारा अनब्रेकेबल मैरी कॉम का ये सही दिया गया था, और प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर ये भी सही है।
एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा का, ये भी सही है। लेकिन द टेस्ट ऑफ लाइफ जो है ये युवराज सिंह का, यहाँ पर दिया था कपिल देव, यही गलत है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। द टेस्ट ऑफ लाइफ जो है वो युवराज सिंह का है। और कपिल देव का भी जस्ट पुस्तक क्या बताया हूँ, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 85 है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में किसे स्थान दिया गया है? यह दिया गया है सिंगापुर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सिंगापुर। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 86 है कि महोत्सव महोत्सव बहुत हर्ष उल्लास का अवसर होता है क्योंकि बुवाई का मौसम समाप्त हो चुका होता है। यह उत्सव डैश की एओ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये जो आप लोग याद रखिएगा, एओ जनजातियाँ जो ये नागालैंड में पाया जाता है। तो नागालैंड के एओ जनजातियों के द्वारा ही ये महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव? तो महोत्सव महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नागालैंड। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 87 और ये प्रश्न आप लोग का करेंट अफेयर से है। कह रहा है कि किस बैंक ने ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है? तो ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है किस बैंक ने? यहाँ पर पहला ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक और दूसरा ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पर अपना जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है तीसरा ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन है पंजाब और सिंध बैंक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पंजाब और सिंध बैंक। इसी ने जो है ई बैंक गारंटी सुविधा जारी की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पहले प्रश्न संख्या 88 और प्रश्न संख्या 88 में आप लोग को पूछा जा रहा है यहाँ पर कि करंट अफेयर्स का यह सवाल है। और करंट अफेयर्स सवाल में यहाँ पर अपना प्रश्न है कि 2024 पुरुष और महिला फुटबॉलर बैलन डी और पुरस्कार किसने जीता है? तो याद रखिएगा, बैलन डी और पुरस्कार जो पुरुष में जीता है वो रोड्री ने जीता है और महिला में एटाना बोनामाटी ने जीता है। याद रखिएगा, पुरुष में रोड्री और महिला में एटाना बोनामाटी ने जीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा रोड्री और एटाना बोनामाटी, ये दोनों ने क्या किया है? तो बैलन डी और पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 89 है और प्रश्न संख्या 89 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मौतों की संख्या को डैश के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मौतों की संख्या को हम लोग मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मृत्यु दर। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 90 है और प्रश्न संख्या 90 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि हुरून इंडिया पुरस्कार सूची 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो याद रखिएगा, हुरून इंडिया पुरस्कार सूची 2024 में जो शीर्ष पर है वो शिव नादर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, शिव नादर। नेक्स्ट प्रश्न पे प्रश्न संख्या 91 है। प्रश्न संख्या 91 में पूछा जा रहा है कि डैश पांड राजवंश की राजधानी थी? तो पांड राजवंश की राजधानी जो वो मदुरई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मदुरई। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 92 और प्रश्न संख्या 92 में पूछा जा रहा है कि तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है और यह डैश राजवंश के काल के दौरान निर्मित यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक उदाहरण है। तो याद रखिएगा, ये मंदिर जो बना था ये चोल राजवंश के द्वारा बनाया गया था। तो चोल राजवंश में भी कौन राजा बनवाया, किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा, राजराज प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजराज प्रथम के द्वारा यह मंदिर बनाया गया था, बृहदेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 93 है कि किस देश के शोधकर्ताओं ने ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो कंप्यूटर को सीधे मेमोरी में डेटा प्रोसेस करने में सक्षम बनाता है? तो याद रखिएगा, ये जो सॉफ्टवेयर विकसित किया है वो इजराइल का वैज्ञानिकों ने किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इजराइल के द्वारा ये क्या किया गया है? सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो कि कंप्यूटर को सीधे मेमोरी में डाटा प्रोसेस करने में सक्षम बनाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94 है कि निम्नलिखित में से कौन लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चंद्रशेखर आज़ाद है, दादा भाई नौरोजी है और ऑप्शन है अपना यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है भीमराव जी अम्बेडकर और चौथा ऑप्शन है भगत सिंह। तो आप लोग को बता दूं, यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया है कि कौन लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन से चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे। यहाँ पर चुने जाने वाले पूछा गया। अगर पूछा जाता कि चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो चुनाव लड़ने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो याद रखिएगा वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे चुनाव लड़ने वाले पहले।
लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है चुनाव चुने जाने वाले कौन है। ये व्योमेश चंद्र बनर्जी चुनाव लड़े थे लेकिन ये जीत नहीं सके थे। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जीतने वाला अर्थात चुना गया जो, तो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ही जो है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में मतलब चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, दादा भाई नौरोजी। और पहले चुनाव लड़ने वाले कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न पे प्रश्न संख्या 95 है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो ये सभी कोई जानते होंगे कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो वो प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट प्रश्न पे प्रश्न संख्या 96 है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति का भारतीय नागरिक और कम से कम डैश आयु का होना आवश्यक है। तो याद रखिएगा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आप लोग का जो न्यूनतम उम्र चाहिए वो 30 वर्ष होना चाहिए। कितना, 30 वर्ष। यही जब लोकसभा का पूछा जाता तब 25 वर्ष होता। और याद रखिएगा 35 वर्ष जो है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए है। राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। और राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 97 है कि चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 मास्टर्स का खिताब किसने जीता है। तो याद रखिएगा चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 मास्टर का जो खिताब जीता है वो अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। किसके द्वारा, अरविंद चिदम्बरम के द्वारा जीता गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 98 और प्रश्न संख्या 98 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महानदी की एक सहायक नदी नहीं है। तो महानदी की सहायक नदी कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन नंबर ये है इंद्रावती, बी है शिवनाथ और ऑप्शन नंबर सी है हंसदेव और चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर तेलन है। तो याद रखिएगा जो महानदी का सहायक नदी है वो शिवनाथ है, तेल है, तेलन हो गया, हंसदेव हो गया। ये सभी जो इसका सहायक नदी है ये महानदी का सहायक नदी। लेकिन बात करें इंद्रावती, तो इंद्रावती जो है वो महानदी का सहायक नदी नहीं है बल्कि ये किसका है, तो गोदावरी की सहायक नदी है। याद रखिएगा कि इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है। जबकि शिवनाथ, तेलन और हंसदेव ये सभी महानदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इंद्रावती, क्योंकि इंद्रावती जो है ये महानदी की सहायक नदी नहीं है बल्कि गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 99 है कि विश्व मधुमेह दिवस 2024 का विषय क्या है। तो याद रखिएगा विश्व मधुमेह दिवस 2024 का जो विषय है, सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि विश्व मधुमेह दिवस जो मनाया जाता है वो हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। और ये किसके जयंती पर मनाया जाता है, तो याद रखिएगा फ्रेडरिक बेंटिंग की जयंती पर मनाया जाता है। और यहाँ पर जो विश्व मधुमेह दिवस 2024 में मनाया गया 14 नवंबर को, इसका थीम क्या था, तो याद रखिएगा उसका जो थीम है, विषय है वो है ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स। ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स ये इसका विषय था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 100 है, 100 है। इनमें से आप लोग को प्रश्न पूछा जा रहा है कि 100 नंबर प्रश्न में कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष नील की खेती करने वालों के खिलाफ चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये आप लोग को पता है चंपारण आंदोलन बिहार में हुआ था 1917 ईस्वी में, उसी में इसने नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी को बुलाने के लिए जो रिक्वेस्ट किया था, जो सलाह मतलब वो किया था बुलाने का, बिहार में लाने के लिए जो रिक्वेस्ट किया था वो कौन था, तो याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल जी ने बुलाए थे महात्मा गांधी को बिहार में। इसलिए तो वही चंपारण की स्थिति देखने के लिए, क्योंकि आप लोग को पता है कि यहाँ पर क्या था, नील की खेती करना अनिवार्य था। कितने भूमि पर, तो अगर जिससे कि आप लोग का 20 कट्ठा का ज़मीन होता है, 1 बीघा हो गया, तो उसमें आप लोग का 3 कट्ठा जो है उसमें से क्या करना पड़ता था, नील की खेती करना पड़ता। अर्थात 3/20 भाग में जो है नील का खेती करना अनिवार्य था, जो कि क्या होता था कि किसानों के लिए बहुत हानिप्रद होता था। क्योंकि ये नील में जो है नील का खेती करने पर क्या होता था, नील का ज़्यादा दाम भी नहीं मिलता था अंग्रेजों के द्वारा, और उससे क्या होता था खेत जो है वो बंजर बनता जा रहा था नील की खेती करने से। तो यही कारण था कि महात्मा गांधी को रिक्वेस्ट किया था कौन, राजकुमार शुक्ल ने बिहार की स्थिति देखने के लिए। तो वो आए हुए थे, तो वहाँ पर क्या किया, 3 कट्ठा प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा, महात्मा गांधी ने आया और उसके लिए मतलब चंपारण में आंदोलन किया। तो उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा क्या किया, 3 कट्ठा प्रणाली को समाप्त किया गया। ये सभी घटना हुआ था वो 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर 100 प्रश्न जो 20 प्रश्न था अपना जीके और करंट अफेयर्स का वो क्लियर हो गया है। 20 प्रश्न जीके और करंट अफेयर्स का। अब हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। तो 25 साइंस का क्वेश्चन है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। लगातार बने रहिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखिए साइंस में हमारा 1 से स्टार्ट हुआ, नंबर 1 से। और हमारा फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर है साइंस का कि किसी ठोस पदार्थ के द्रव्यमान पर ऊष्मा प्रदान की जाती है तो क्या होता है। कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, कणों की गतिज ऊर्जा घटती है,
कणों की गतिज ऊर्जा नियत रहती है या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जब हम लोग किसी ठोस पदार्थ के द्रव्यमान पर ऊष्मा प्रदान करेंगे तो उसका जो कण होता है उसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या होता है, वो नियत रहती है, ना तो बढ़ती है ना ही घटती है, बल्कि क्या रहती है, नियत रहती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि कणों की गतिज ऊर्जा क्या होता है, वो नियत रहती है। याद रखिएगा कि किसी ठोस पदार्थ के द्रव्यमानक पर ऊष्मा प्रदान की जाए तो उसका कणों की गतिज ऊर्जा जो होता है वो क्या होता है, नियत रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, और प्रश्न संख्या 2 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि जब लोहा को कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है तो ऑप्शन नंबर ये है कि कॉपर सल्फेट का नीला रंग हरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है कि कॉपर के लाल भूरे कण तल में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है कि यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से सभी। तो याद रखिएगा कि जो हमारा कॉपर सल्फेट का नीला रंग हरा हो जाता है ये सही दिया गया है, और कॉपर के लाल भूरे कण जो है वो क्या होता है, तल में बैठ जाते हैं, तल में मिलते हैं, तो ये भी सही है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया, ये भी सही दिया गया। इसमें से राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर जो भी दिया गया है वो सभी सत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 है कि 4 कार ABCD एक समतल सड़क पर चल रही है, उनके द्वारा तय की गई दूरी एवं समय का ग्राफ यहाँ दर्शाया गया है। तो कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करना है। तो ये यहाँ पर दिया गया है ग्राफ, जो कि कार ABCD दिया गया यहाँ पर क्रम के अनुसार, और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो हमारा पहला कथन है कि कार D से तीव्र गतिमान। अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा किसका गति तीव्र है और किसका तीव्र मतलब गति जो वो धीमा है। तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग ग्राफ में, ये समय हो गया और ये हमारा दूरी है। बात करें हम लोग यहाँ पर इस C का, तो देखिए यहाँ पर समय की दर बहुत कम बढ़ा है लेकिन दूरी के ऊपर ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब ये क्या सीधा लाइन जा रहा है तो दूरी की दर ज़्यादा ऊपर जा रहा है लेकिन समय की दर कितना कम बढ़ रहा है। यही अगर B की बात करें तो समय की दर C के कंपेयर में समय की दर ज़्यादा बढ़ रहा है और दूरी के अनुसार, और इसके कंपेयर में दूरी जो है वो ऊपर जो है वो कम जा रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम लोग तो C क्या कर रहा है कि कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर रहा है, लेकिन B क्या कर रहा है कि ज़्यादा समय में इतना कम दूरी तय कर रहा है। अर्थात अगर बात करें यहाँ पर तो ये सबसे अधिक गति में होगा, उसके बाद ये गति में होगा, फिर ये गति में होगा, फिर ये गति में होगा। तो सबसे धीमा यहाँ पर B हो जाएगा और सबसे स्पीड जो है वो सबसे अधिक गति किसका हो जाएगा, C का हो जाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा ग्राफ से। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर कि कार D से तीव्र गतिमान है, कार D से तीव्र गतिमान, ये गलत दिया गया क्योंकि यहाँ पर D A से ज़्यादा तीव्र गति है, ये हमारा कथन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि कार B सबसे मंद गतिमान है, कार B यहाँ पर अभी जस्ट बताया सबसे मंद गतिमान है, तो ये कथन हमारा सही है और यही कह रहा था सही चयन करना है, ये हमारा सही आ जाएगा। बाकी बात और 2 ऑप्शन दिया गया, ये दोनों भी गलत दिया गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 4 है कि 2 वस्तुओं जिनमें से प्रत्येक की मात्रा 10 क्विंटल है एवं उनके बीच की दूरी 1 मीटर है के बीच आकर्षण बल है। इसके बीच आकर्षण बल ज्ञात करना, इसको सोल्व करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग को दिया गया क्या है, तो यहाँ पर देखिए तो हम लोग को दिया गया है M1 M2 2 वस्तु है, दोनों का वजन कितना है, दोनों का वजन सेम दिया गया है 10 क्विंटल है। और आप लोग को पता है कि 1 क्विंटल में कितना केजी होता है, तो 1 क्विंटल में 100 केजी होता है। तो यहाँ पर हम लोग 10 को अगर 100 से गुना कर दें तो ये हो जाएगा कितना, 1000 केजी हो जाएगा। तो ये हो गया द्रव्यमान वस्तु का। उसके बाद यहाँ पर कार्य बीच आकर्षण बल, तो आकर्षण बल का फार्मूला होता है बराबर M1 × M2/r², ये होता है आकर्षण बल का फार्मूला। अब M1 हमारा कितना है, 1000 है, M2 भी हमारा कितना है, 1000 है, और R यहाँ पर दिया गया है कितना, दोनों के बीच का दूरी जो है वो 1 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग 1 लेंगे। अब यहाँ पर इसको हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 10⁻3 शून्य, यहाँ 3 शून्य हो जाएगा 6, ठीक है, 10⁻6। और यहाँ पर ये जो फार्मूला होता है इसमें गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी लगाना पड़ता है, G × M1 × M2/r² होता है, तो यहाँ पर G लगा ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 10⁻6 G न्यूटन। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर है 10⁻6 G न्यूटन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग भी सोल्व कर सकते हैं। ये फार्मूला याद रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक × M1 × M2/r², और ये R क्या है, M1 M2 के बीच का दूरी है और ये द्रव्यमान है
दो वस्तु का, और जी हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का वैल्यू कितना होता है आप लोग कमेंट के माध्यम से बताने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 5 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन का अप्रूप नहीं है। इनमें से कौन सा तत्व जो कार्बन का अप्रूप नहीं है। तो कोयला हमारा कार्बन का अप्रूप है, और हीरा भी है, गैस कार्बन भी है, लेकिन क्वार्ट जो है, क्वार्ट जो हमारा ये कार्बन का अप्रूप नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि जब अम्लीकृत जल को इलेक्ट्रोलाइट किया जाता है तो एनोड पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो याद रखिएगा, जब हम लोग अम्लीकृत जल को इलेक्ट्रोलाइट करेंगे तो एनोड पर जो गैस बनेगा वो एनोड पर बनेगा ऑक्सीजन, और कैथोड पर बनेगा हाइड्रोजन। कैथोड पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, और एनोड बनेगा, एनोड पर क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है एनोड पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो ऑक्सीजन होती है। ये आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 7 है कि कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्घ्य कैसा होता है। तो याद रखिएगा कि तरंग दैर्घ्य जो होता है वो तापमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात अगर तापमान बढ़ेगा तब क्या होगा, तरंग दैर्घ्य घटेगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि तापमान बढ़ने पर घट जाता है तरंग दैर्घ्य। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 8 है कि जल का घनत्व जो है वो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। यह बिल्कुल सही है। कितने डिग्री सेल्सियस पर इतना होता है। तो याद रखिएगा, जल का घनत्व जो मैक्सिमम होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर जो इसका घनत्व होता है वो 1 ग्राम पर सीसी होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व होता है वो 1 ग्राम पर सीसी होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9 है कि जब किसी धातु को लपट पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उच्चतर ऊर्जा स्थिति की ओर छलांग लगाते हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं जिसे हम किसमें देख सकते हैं। याद रखिए, ये हम लोग देख सकते हैं वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 10, और प्रश्न संख्या 10 में पूछा जा रहा है आप लोग को कि खाना पकाने के बर्तनों के नीचे, नेक्स्ट प्रश्न पर अपना है कि खाना पकाने के बर्तनों के नीचे बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है। तो जैसे आप लोग को पता है कि काला जो चीज़ होता है, काला कपड़ा भी हो गया या फिर काला रंग है, वो क्या करता है, ऊष्मा का अधिक अवशोषण करता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर खाना पकाने के बर्तनों के नीचे बाहरी हिस्सा काला कर देते हैं। काला करने से क्या होगा, ऊष्मा अधिक मतलब समय तक अवशोषित करेगा, जिसकी वजह से वो गर्म रहेगा बर्तन, और खाना क्या होगा, अच्छी तरीके से गर्म रहेगा। तो यहाँ पर वही कर रहा है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 देखिए, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि खाना पकाने के बर्तनों में नीचे का बाहरी हिस्सा जो वो काला छोड़ा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11 है कि गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक क्या होता है, वो अधिक होता है। तो याद रखिएगा, गैस का प्रसार गुणांक जो वो तरल की अपेक्षा अधिक होता है। ऐसे भी आप लोग तरल को गर्म कीजिएगा और गैस को गर्म कीजिएगा, देखिएगा गैस ज़्यादा फैलता है, मतलब इसके तरल की अपेक्षा। तो गैस का क्या होता है, प्रसार गुणांक अधिक होता है। इसीलिए क्या होता है, गैस तापमापी या द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 है कि एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। याद रखिए, श्वेत या चिकनी सतह रहेगा तो वो ताप का खराब अवशोषक होगा और अच्छी परावर्तक होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे प्रश्न संख्या 13 है कि विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है। तो याद रखिएगा, विद्युत तापी साधन जैसे हम लोग हीटर हो गया या फिर जो बहुत सारा गर्म पदार्थ होता है जो कि मतलब बिजली पे चलता है, उसमें हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नाइक्रोम। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 14 है कि नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होता है। तो जैसे कि पता है आप लोग का, नींबू का रस जो वो अम्लीय होता है, तो अम्लीय होने के कारण इसका जो पीएच मान होगा हमेशा 7 से कम होगा। जैसे कि आप लोग पता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और उदासीन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। यहाँ पर नींबू का रस अम्लीय होता है, इसलिए इसका पीएच मान जो है वो अनुमान लगा के हम लोग कर सकते हैं कि 7 से कम होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 15 है कि विद्युत परिसंस्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है। याद रखिएगा कि विद्युत परिसंस्करण के दौरान जो विशुद्ध धातु है वो कैथोड पर एकत्रित हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कैथोड। नेक्स्ट प्रश्न पे प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शोषक स्कंदक है। तो याद रखिएगा सबसे शोषक स्कंदक जो है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न पर 17 नंबर प्रश्न है कि ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है। तो अगर ब्रेड बना रहे हैं, ब्रेड में सबसे आवश्यक जो घटक है वो होता है खमीर। और यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देखें तो ऑप्शन नंबर ए में है मैदा और खमीर। तो मैदा और खमीर का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, ब्रेड बनाने में करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या 18 है कि नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है। याद रखिएगा प्रोटीन में जो नाइट्रोजन अनिवार्य घटक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा प्रोटीन। नेक्स्ट प्रश्न अपना आ जाएगा प्रश्न संख्या 19 और प्रश्न संख्या 19 अपना यहाँ पर आ जाता है कि प्रश्न संख्या 19 हमारा यहाँ पर है कि मनुष्य की ध्वनि शोर जिसको बोलते हैं ध्वनि या शोर की समान एवं अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी होती है। तो याद रखिएगा अधिकतम और समान जो सहिष्णुता होता है वो 60 से 80 के बीच होता है। याद रखिएगा 60 से 80 डेसिबल जो वो मनुष्य के लिए समान, ये हो गया समान 60 हो गया, और अधिकतम जो होगा वो 80 डेसिबल तक जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 20 है कि अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण होता है। तो याद रखिएगा अनुलेखन का अर्थ जो होता है वो डीएनए का संश्लेषण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा डीएनए। और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न अपना है प्रश्न संख्या 21 कि जोक मवेशियों पर कैसा बाह्य परजीवी होता है। तो याद रखिएगा जोक क्या करता है, मवेशियों पर बैठकर उसका रक्त को चूसता है। तो याद रखिएगा हम लोग कहेंगे जोक जो है मवेशियों पर एक रक्त पिपासु की तरह बाह्य परजीवी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा रक्त पिपासु। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर सवाल है बनाने वाला है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं कि 20 मीटर लंबे किसी धातु के तार का प्रतिरोधक ज्ञात करना है जिसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेमी है तथा धातु के पदार्थ की प्रतिरोधकता 20 ओम मीटर 200 ओम मीटर है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, प्रतिरोध निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध का फार्मूला जो होता है R बराबर वो होता है रो जो हमारा यहाँ पर प्रतिरोधकता है, और L बाई L हमारा क्या है वो लंबाई हो गया, और ये हो गया क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को दिया गया है लंबाई कितना दिया गया है, तो लंबाई हमको यहाँ दिया गया है देख सकते हैं 20 मीटर लंबाई हो गया। तो हम लोग लिख लेते हैं लंबाई कितना है 20 मीटर है, और जो हमारा यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा प्रतिरोधकता दिया गया है रो वो दिया गया है कितना, तो रो हमको दिया गया है 200 ओम मीटर। उसके बाद क्षेत्रफल भी दिया गया है, तो क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर दिया गया है 1 वर्ग सेमी। तो यहाँ पर 1 वर्ग सेमी दिया गया, इसको हम लोग को मीटर में चेंज करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा 10⁴ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.0001 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं और प्रतिरोध का मान निकालते हैं। और यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया है मेगा में, और 1 मेगा बराबर कितना होता है 10⁶ होता है। तो मेगा ओम में आंसर बताना है। तो यहाँ पर देखिए हम सोल्व करते हैं इसको। तो R बराबर हो जाएगा हमारा रो कितना दिया गया है 200 ओम मीटर हो गया, इंटू L हो गया हमारा 20, और हमारा यहाँ पर एरिया हो गया कितना, क्षेत्रफल हो गया 0.0001 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको हम लोग उड़ा देते हैं, ऊपर चला जाएगा 10⁴, और इसको गुणा करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, और शून्य कितना हो गया 2 1 3 और 4 10⁷ ओम हो गया। लेकिन हम लोग को पूछा यहाँ पर किस में, तो पूछा है मेगा में। तो मेगा में पावर 6 होता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 40 गुना 10⁶ ओम लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा हो गया 40 मेगा ओम। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 40 मेगा ओम। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये हमारा है 40 मेगा ओम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पे प्रश्न संख्या 23 है कि एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है। अवतल लेंस का चश्मा पहनता है, इसका मतलब क्या है, वो उसको निकट दृष्टि दोष है, अर्थात निकट की वस्तु तो देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है। तो उसमें हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस कारण सामान्यतः अर्थात बिना चश्मे के दूर स्थित वस्तुओं का प्रति उनकी आंखों में कहाँ फोकस होगा, तो दूर स्थित वस्तुओं का जो उसका फोकस होगा वो
दृष्टि पटल के सामने होगा, इसीलिए तो वो दूर का वस्तु नहीं देख सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 24 है कि लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है। तो लाइफ जैकेट जो, जैसे कि आप लोग कहीं पर घूमने जाते हैं नदी वगैरह में, तो वहाँ पर देखते हैं आप लोग को एक प्रकार का जैकेट देता है, पीला कलर का, अभी जिस भी कलर का जैकेट होता है उसमें आप लोग को देखिएगा कुछ फोम वगैरह टाइप का रहता है, प्लास्टिक वगैरह, जिसमें कि आप लोग को क्या करता है उसमें आयतन बढ़ा देता है शरीर का। जब आयतन शरीर का बढ़ेगा तो क्या होगा, वहाँ पर नदी में डूबने का चांस कम होता है। तो वही यहाँ पर दिया गया लाइफ जैकेट का सिद्धांत जो है वो क्या करता है कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा है कि एक व्यक्ति को उतराता रखने के लिए, मतलब उठता हुआ रखने के लिए, मतलब नदी में नहीं डूबने के लिए उसके आयतन को क्या करते हैं, घटा देते हैं। ये गलत हो गया, आयतन को घटाता नहीं बल्कि आयतन को बढ़ा देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि एक व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न में 25 नंबर प्रश्न है और ये हमारा जो है साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग को पता है कि एक सेट में 25 साइंस का क्वेश्चन रहेगा और 20 आप लोग का जीके और करंट अफेयर्स का रहेगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मायोपिया का दूसरा नाम क्या है। तो मायोपिया का दूसरा नाम हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं या फिर समीप दृष्टि, यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर। और दीर्घ दृष्टि दोष को हम लोग हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। उसके बाद अबिंदुकता है और जरा दूरदर्शिता है, ये सभी का निवारण के लिए हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष के लिए जो हम लोग दर्पण का प्रयोग करते हैं, लेंस का प्रयोग करते हैं, वो करते हैं अवतल लेंस का, और दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बात करें हम लोग अबिंदुकता के लिए, तो अबिंदुकता के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, तो सिलिंड्रिकल लेंस का। और जरा दूरदर्शिता के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं बाइफोकल लेंस का, किसका, तो बाइफोकल लेंस का। ये हमारा बाइफोकल लेंस या द्विफोकसी लेंस बोल सकते हैं। अबिंदुकता के लिए बोलते हैं सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं, और समीप वाला के लिए निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल हो गया, और दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा आज की वीडियो कंप्लीट हुआ। तो आज हम लोग यहाँ पर 45 क्वेश्चन जीके जीएस का की जो कि इम्पोर्टेंट था। आशा करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा और प्रश्न भी अच्छा लगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।